बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 9 का टॉपिक स्टडी करेंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन। ये इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर ही स्टेट लॉ ऑफ मास एक्शन शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है, या लॉ ऑफ मास एक्शन एंड इट्स डेरिवेशन जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाती है। तो हम पहले देखेंगे कि ये लॉ ऑफ मास एक्शन किसने प्रपोज किया था। तो दो साइंटिस्ट हैं, इनका नाम है गोल्डबर्ग एंड वेक। ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 1869 में लॉ ऑफ मास एक्शन प्रपोज किया था। ये दोनों साइंसदान जो हैं ये रिवर्सिबल रिएक्शंस के ऊपर इन्होंने बहुत ज़्यादा स्टडी की थी, और उस स्टडी के नतीजे में इन्होंने ये लॉ प्रपोज किया था जिसको कहा जाता है लॉ ऑफ मास एक्शन। तो स्टूडेंट्स, अगर हम लॉ ऑफ मास एक्शन की स्टेटमेंट को स्टडी करें तो वो है द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास एंड रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। तो अगर हम गौर करें तो लॉ ऑफ मास एक्शन में दो चीज़ों का रिलेशनशिप स्टडी किया गया है, एक्टिव मास का और रेट ऑफ रिएक्शन का। इन दोनों चीज़ों का आपस में रिलेशनशिप स्टडी किया गया। तो हम दोनों चीज़ों को देखते हैं बारी बारी के क्या है। पहले हम देखते हैं कि ये एक्टिव मास से क्या मुराद है। एक्टिव मास जो है उसको जनरली तो हम कहते हैं कि ये मोलर कंसंट्रेशन है। इसको हम मोलर कंसंट्रेशन के तौर पर लेते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाकर। लेकिन आसान लफ्ज़ों में अगर हम समझने की कोशिश करें तो एक्टिव मास क्या है। एक्टिव मास किसी भी रिएक्टेंट का वो पार्ट है या वो क्वांटिटी है जो कि उस रिएक्शन में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही होती है, रिएक्शन में हिस्सा ले रही होती है। तो अगर हम मज़ीद आसान एग्जांपल से देखें तो हम एक क्रिकेट टीम की एग्जांपल लेते हैं। क्रिकेट टीम में जब हम किसी इंटरनेशनल लेवल पर मैच खेलने जाते हैं तो हम कितने प्लेयर्स साथ लेके जाते हैं? हम अपनी टीम में 16 प्लेयर्स जो हैं वो सिलेक्ट करके लेके जाते हैं। लेकिन जब हम स्टेडियम में उतरते हैं मैच खेलने के लिए तो मैच में हमारे पास 11 प्लेयर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। तो 11 को हम कहेंगे कि ये एक्टिव मास है, क्योंकि बाकी जो प्लेयर्स हैं वो हमारे पास अब एक्स्ट्रा हो गए हैं, वो मैच में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। वो टीम का हिस्सा ज़रूर है लेकिन वो मैच में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। तो हम एक्टिव मास उनको कहेंगे जो कि मैच के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसी तरह जब हम केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो वहाँ पे हम एक्टिव मास से मुराद लेते हैं वो क्वांटिटी या किसी रिएक्टेंट की वो मिकदार जो कि रिएक्शन में हिस्सा ले रही होती है, या वो मोल जो कि रिएक्शन में हिस्सा ले रहे होते हैं। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं अमोनिया की। N2 प्लस 3H2, ये हमारे पास बन जाता है 2NH3। अब यहाँ पे ये रिएक्टेंट्स हैं हमारे पास। इस रिएक्शन में नाइट्रोजन का एक्टिव मास है 1 और हाइड्रोजन का एक्टिव मास है 3। के नाइट्रोजन के 1 मोल जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है और हाइड्रोजन जो है उसके 3 मोल जो है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये 3 जो है ये एक्टिव मास है हाइड्रोजन का और 1 जो है ये एक्टिव मास है नाइट्रोजन का। दूसरी चीज़ आ गई हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या चीज़ है? रेट से यहाँ पे हमारे पास मुराद है स्पीड के। रिएक्शन जो है वो किस रफ्तार से चल रहा है, कितने मिनट में जो हैं वो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहे हैं, इसको कहा जाता है कि रेट ऑफ रिएक्शन। और ये एक्टिव मास और रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जितना एक्टिव मास ज़्यादा होगा उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होगा। जैसा कि हमने ऊपर स्टेटमेंट में भी पढ़ा, द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास एंड रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के एक्टिव मास जितने ज़्यादा होंगे उतना रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। और इनमें से हर रिएक्टेंट जो है उसके रिएक्ट करने का रेट उसके एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना इसका
अब देखें यहाँ पे नाइट्रोजन का एक्टिव मास 1 है, हाइड्रोजन का एक्टिव मास 3 है, तो नाइट्रोजन का रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा, हाइड्रोजन का रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, लेकिन पूरे रिएक्शन का रेट जो है वो इन दोनों रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के एक्टिव मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये हमारे पास है लॉ ऑफ मास एक्शन। आगे हम एक जनरल रिएक्शन के जरिए से जो है वो इसकी डेरिवेशन को समझने की कोशिश करते हैं। एक जनरल रिएक्शन में हम लेते हैं A प्लस B रिवर्सिबल रिएक्शन C प्लस D। ये हमारे पास एक जनरल रिएक्शन है। यहाँ पे हम मोलर कंसंट्रेशन के नंबर ऑफ मोल्स भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि A के नंबर ऑफ मोल्स को हम स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं, B के नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल b से, C के नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल c से और D के नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल d से। यहाँ पे अब हम पहले निकालेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारे पास A की मोलर कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय B की मोलर कंसंट्रेशन। क्या यहाँ पे हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म करेंगे, और जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म करते हैं तो हम उसकी जगह पे एक कांस्टेंट लगाते हैं। तो हम उस कांस्टेंट को नाम दे देंगे KF। A की मोलर कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय B की मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है, ये हमारे पास हो गया रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। फिर उसके बाद हम देखते हैं रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा C की मोलर कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय D की मोलर कंसंट्रेशन, और यहाँ पे भी जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म करेंगे तो उसकी जगह पे लगाएंगे इज इक्वल टू का साइन, और यहाँ पे एक आ जाएगा हमारे पास कांस्टेंट। उस कांस्टेंट को हम कहेंगे KR, ये रिवर्सिबल रिएक्शन कांस्टेंट या रिवर्स रिएक्शन कांस्टेंट। KR C की मोलर कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय D की मोलर कंसंट्रेशन। ये तो हमारे पास आ गए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। हमने पहले भी पढ़ा है कि जब रिएक्शन को स्टार्ट किया जाता है तो स्टार्ट में हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा होता है और ये फिर ग्रेजुअली डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि स्टार्ट में हमारे पास सिर्फ रिएक्टेंट ही रिएक्टेंट होते हैं, प्रोडक्ट ना होने के बराबर होते हैं, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा होता है और रिवर्स रिएक्शन ना होने के बराबर होता है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे पास रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, और फिर एक स्टेज ऐसी आती है जब हम कहते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन becomes equal to rate of reverse reaction। इस स्टेज को हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम की स्टेज। इक्विलिब्रियम की स्टेज पे हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है ये एक दूसरे के बराबर लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाते हैं। तो अगर हम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की वैल्यू पुट करें, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की वैल्यू है ये वाली KF A की मोलर कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय B की मोलर कंसंट्रेशन, और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है हमारे पास ये, इसकी वैल्यू है KR C की मोलर कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय D की मोलर कंसंट्रेशन। अगर हम यहाँ पे जो कांस्टेंट्स हैं उनको एक तरफ कर लें और जो वेरिएबल्स हैं उनको दूसरी तरफ ले जाएं, तो ये कांस्टेंट KR को हम इस साइड पे ले आएंगे तो ये यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, KF ओवर KR बराबर हो जाएगा C की मोलर कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय D की मोलर कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई ये जाके डिवाइड हो जाएगा A की मोलर कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय
बी की मोलर कंसंट्रेशन। और ये जो के एफ ओवर के आर है ये बराबर होता है के सी के, जिसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है हमारे पास, ये क्या चीज़ आ गई, ये हमारे पास रेशियो आ गई प्रोडक्ट्स की मोलर कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट्स के दरमियान। जो रेशियो है उसको कहा जाता है के सी, जो कि है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये हमारे पास डेरिवेशन है लॉ ऑफ मास एक्शन की, कि हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन के ज़रिए से हम के सी को फाइंड आउट करते हैं कि जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ, केसी के ज़रिए से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि जब रिएक्शन में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया तो वहाँ पे प्रोडक्ट्स की मोलर कंसंट्रेशन कितनी थी और रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन के दरमियान रेशियो कितनी थी। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का टॉपिक था लॉ ऑफ मास एक्शन। हमने लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में पढ़ा और हमने उसकी डेरिवेशन भी पढ़ी किसी भी जनरल रिएक्शन के बारे में। तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको इस चैप्टर के नोट्स भी मिल जाएंगे। नोट्स जो हैं वो उर्दू और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में तैयार किए गए हैं ताकि आप समझ कर इसको याद कर सकें।